Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University Multan, lecturer of mathematics in ISP Multan. And I am going to teaching you a subject numerical analysis 2 and its description is given below. Here is a summary of your subject of agenda of the today. First of all is introduction to the subject, then we will go to start to chapter vector norms and distances with examples, exercises, matrix norms, condition number, conditioning नहीं condition number है. अच्छा हाँ याद आया. Condition norms and conditioning examples and exercise, condition number, example and exercise, ill condition, well condition, problem, examples and exercise 2. चलें आज सबसे पहले इस पर चलते हैं. इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट. ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो वो सारा कुछ अब हम डिटेल से देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या, किस मर्ज की दवा है. तो आते हैं ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन पर. इंट्रोडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है. न्यूमेरिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स अ टूल और मेथड्स. इसके अंदर हमारे पास टूल्स पड़े होते हैं, जैसे कि हमारे पास छुरी का कोई चीज़ काटने के लिए छुरी होती है, आप पेचकस करने के लिए पेचकस होता है, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, हथौड़ी भी होती है. तो हर किसी का अपना अपना डिफरेंट काम होता है. कहीं पे एक टूल लगता है, मतलब छुरी से हम लोग बकरा नहीं काट सकते, जो आम सी छुरी होती है उसे बकरा नहीं काट सकते, बकरा काटने की एक अलग सी छुरी होगी. तो हर चीज़ का अपना अपना काम होता है. हर चीज़ डंडे से हम कुछ और काम नहीं कर सकते, मतलब हम कोई बकरे शकरे नहीं काट सकते, कुछ सब्जियां बैठ के नहीं काट सकते. तो टूल्स का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जो हमें कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए, कोई काम करने के लिए यूज़ करते हैं. अच्छा, जिन्हें हम टूल्स भी बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ वो वर्ड मेथड्स बोल रहे हैं. हम बेसिकली ये हमें मेथड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन न्यूमेरिक फॉर्म. मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिक फॉर्म में सॉल्व करने के लिए जो टूल्स, जो मेथड्स, जो मैथमेटिक्स की ब्रांच हमें देती है, उसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस. और इसके बारे में याद रखना, हमेशा ये आपको आंसर किस में देगी, न्यूमेरिक फॉर्म में देगी. अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं. इन न्यूमेरिकल एनालिसिस वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल एल्गोरिथम. जो भी आप न्यूमेरिकल एल्गोरिथम बनाओगे, हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस. पहले तो हम उन्हें देखेंगे कि अप्लाई होते हैं, किसी इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, कोई उसकी एप्लीकेशन ढूंढेंगे, और फिर एनालिसिस का मतलब होता है उसे डीपली बैठ के स्टडी करेंगे, उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकलेंगे, उसकी कोई अच्छी बातें निकलेंगी, किसी का ऑर्डर बहुत अच्छा होगा, कोई बेईमानी करके आंसर निकाल रहा होगा. तो बहुत सारी बातें हैं, तो उनके बारे में हम बता देंगे. जैसे कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में देखा था, बाइसेक्शन मेथड होता था. बाइसेक्शन मेथड क्या होता था, ब्रैकेटिंग मेथड था. इसी तरह कौन सा रेगुलर फाल्सी मेथड ब्रैकेटिंग मेथड था, बस उसका फार्मूला चेंज हो जाता है. इसी तरह सेकेंड वो है कौन सा, फिक्स पॉइंट, एक और था न्यूटन मेथड. ये ओपन मेथड थे. तो हर मेथड बाइसेक्शन, तो यहाँ पे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए कि हर मेथड आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते. कुछ मेथड कहीं फेल हो जाते हैं, जहाँ फेल हो जाते हैं फिर कोई और मेथड उसकी जगह ले लेता है, वो वाले प्रॉब्लम को आके सॉल्व कर देता है. तो न्यूमेरिकल एनालिसिस वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन. अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि आप लोगों पीछे जितने भी मेथड्स पढ़ते आए थे ना, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, वहाँ पे आपके एग्जैक्ट मेथड्स निकलते हैं, उन्हें हम एग्जैक्ट सोल्यूशन बोलते हैं. तो ये वाले मेथड हैं, ये जो इसमें एक बात क्लियर कर लो कि जितने भी न्यूमेरिकल मेथड होंगे आपको ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, आपको ये अप्रोक्सीमेट आंसर देंगे. तो एग्जैक्ट आंसर होता है, एक्चुअल आंसर होता है. अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट आंसर तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन उससे करीब आंसर निकाल लें तो चलेगा. तो वो कहता है हाँ भाई चलेगा, नहीं दौड़ेगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन टू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. ठीक है, बात समझ आती है. अब न्यूमेरिकल मेथड्स एल्गोरिथम क्या होते हैं वो देखते हैं. वो बता रहा है अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच गिव्स एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन. अब ऊपर देखें कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आपने पहले देख लिया कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व करवाने, न्यूमेरिकल मेथड जो है वो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें टूल्स देगा, मेथड देगा, वो हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, समझ आती है. फिर आगे आपने बात पढ़ी कि इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकलेगा. ये भी बात समझ आती है. अब वो कहता है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालने के लिए जो कंप्लीट प्रोसीजर है, जैसे कि बाइसेक्शन में हम लोग क्या करते थे, 2 पॉइंट ढूंढते थे जिस पर फंक्शन हमें ऑपोजिट साइन दे, और जब वो 2 पॉइंट हम निकाल लेते थे
थे तो फिर हम काम करना आइट्रेशन चलाना शुरू कर देते थे और एक ही काम को बार बार रिपीट करते रहते थे। तो एक पूरा वो प्रोसीजर होता था, उस सारे प्रोसीजर को अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच गिव अस एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, जिसके रिजल्ट में हमारे पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होगा टू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम का एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालने के लिए जो कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलते हैं। अ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड मेथड। अब हमने इतने सारे मेथड्स पढ़ लिए, अब उनमें देखने के क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर मेथड में ये चीजें यूज हो रही होती हैं। द नंबर ऑफ कंप्यूटेशन एप्लीकेबल टू अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम। अब आप जो मेथड बना रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बेकार है, कहीं अप्लाई नहीं होता, तो ऐसा मेथड हमारे किस काम का, बताओ तो सही। अच्छा, एप्लीकेबल टू अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम, एक खास क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे वहां पे आपका मेथड जरूर अप्लाई होता हो। और स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारी जो स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। एरर मैनेजमेंट, एरर भी आपका कम से कम होना चाहिए। एंड स्टेबिलिटी, ये मॉडर्न टर्म है जो आजकल जिस पे रिसर्च चल रही है, स्टेबिलिटी पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत अरसे से काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने अब पढ़ना शुरू किया तो हमें अब पता चलिए, और फिर हमारे सुपरवाइजर आजकल इन्हीं चीज़ों पे काम करवा रही हैं हमें, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी चेक करो, एरर्स और ये सारा कुछ होता है। तो अब देखते हैं स्टेबल एल्गोरिथम क्या होता है। स्टेबिलिटी के बारे में पहले थोड़ा बहुत बता देती हूँ। आपने एरर के बारे में भी देखा होगा, स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस भी देखी होगी, और ये भी देखा होगा कि कौन से मेथड कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, कौन से मेथड कहाँ फेल हो जाते हैं। और आपने ये भी देखे होंगे हर मेथड में कहीं एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और एक काम बार बार किया जाता है। और स्टेबिलिटी के बारे में ये है कि हम अगर थोड़ा सा मेथड को डिस्टर्ब कर दें, थोड़ा सा मेथड डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब करने के बाद, और तो थोड़ा सा मेथड डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब करने के बाद भी हमारा आंसर फिर भी आता रहे। हमने जैसे कि आप लोगों ने, जैसे अब हम लोग क्या करते थे, जो एग्जैक्ट रूट है उसके करीब हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया और अपने आइट्रेशन स्टार्ट कर दी। तो थोड़ा सा दूर भी लोगे ना तब भी हमारा मेथड स्टेबल है, थोड़ा सा दूर भी ले लोगे तब भी आपका आंसर एग्जैक्ट रूट की तरफ ही, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की तरफ ही जाएगा। तो आपने ये नहीं कहना कि अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के बावजूद आपने थोड़ा सा दूर लिया, आपका एग्जैक्ट आंसर के करीब नहीं जाता, आंसर आपकी वो आइट्रेशंस का आंसर एग्जैक्ट आंसर के करीब नहीं जाता, तो हम इसे बोलते हैं दिस मेथड इज नॉट स्टेबल। तो स्टेबल और स्टेबिलिटी के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब स्टेबल एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिथम फॉर विच क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एरर इज लिमिटेड। वो कहता है जो ओवरऑल एरर का इफेक्ट है वो लिमिटेड हो। तो वही बात जो ऊपर मैं आपको बता रही थी कि एरर्स का चांस जो है वो लिमिटेड हो और उसके बाद एरर न बढ़े, सो दैट आर यूजफुल रिजल्ट इज जनरेटेड, ताकि आपका एक अच्छा कारामद रिजल्ट आपको जनरेट हो। इस कॉल्ड स्टेबल एल्गोरिथम, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अनस्टेबल। तो न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी क्या होता है? न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी इज अबाउट हाउ अ न्यूमेरिकल स्कीम इज प्रोपगेट एरर। के न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास कौन सी न्यूमेरिकल स्कीम है जो कि प्रोपगेट एरर को कम करती है। तो ये इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी। न्यूमेरिकल आइट्रेटिव मेथड, आपके जितने भी वो जो मेथड हैं जो एक ही काम बार बार करें। मैथमेटिकल प्रोसीजर वो सारा मैथमेटिकल प्रोसीजर जो भी आप बताएंगे कि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, या मैं इनकी फंक्शनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, और फिर वो जितनी भी आपके पास प्रोसीजर है दैट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंप्रूविंग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। एक आपने आंसर निकाला, आपके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के बाद है, अगली आइट्रेशन की तो और करीब आया, एग्जैक्ट आंसर के करीब आंसर आता जा रहा है। इंप्रूविंग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फॉर अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ये जो सारा प्रोसीजर है जिसमें हम फाइंड करते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल आइट्रेशन मेथड, इसे बोलते हैं। और फिर आगे देखते हैं आगे क्या कहता है एल्गोरिथम ऑफ आइट्रेशन। और इसमें वही सारा स्पेसिफिक वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आइट्रेटिव मेथड इंक्लूडिंग टू द टर्मिनेशन क्राइटेरिया इज कॉल्ड। अब वो कहता है पूरा वो जो सारा मेथड है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइट्रेटिव मेथड की हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इंक्लूडिंग द टर्मिनेशन क्राइटेरिया। उसमें सारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी आप बताते हो कि आप किस क्राइटेरिया पे आके काम करना स्टॉप कर दोगे। इस कॉल्ड एल्गोरिथम ऑफ आइट्रेटिव
method in this problem in the problem of finding solution जब of an equation एक equation है आपने इसको solution find करना है and iterative method use as initial guess to generate a successive approximate to the solution. अब iterative method क्या करेगा, uses the initial guess, वो initial guess use करेगा और फिर generate करेगा successive approximation to the solution की approximate आंसर निकालना शुरू कर देगा. और न्यूमेरिकल ये है क्या है, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. तो अब ये आपके पास कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बता रहा है कि इफ़ अ मेथड लीड्स टू अ वैल्यू क्लोज टू एग्जैक्ट सोल्यूशन, कि अब एक ऐसा मेथड जिसमें ये जो आपका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है आपके एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब 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 जाता जा रहा है. जितनी आप आइट्रेशन बढ़ाएंगे, एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है आप आइट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते जाओ आपका हर अगला आंसर एग्जैक्ट रूट के करीब करीब जाता जा रहा है. तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट. अदरवाइज मेथड इज सेड टू बी डाइवर्जेंट. अब ये जो आप लोगों ने पीछे आपने सिर्फ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना था, इसको डिटेल के साथ आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़ लिया होगा. अब मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि वेक्टर नॉर्म है. और इसके बारे में याद रखना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फंक्शनल एनालिसिस की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें नॉर्म फंक्शनल एनालिसिस में आपने नॉर्म स्पेस पढ़ा था, उसी तरह ये सारी वही डेफिनेशन है. अ नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, किसी एक वेक्टर का हम नॉर्म निकालें, इज अ रियल वैलिड फंक्शन that provides नॉर्म हमें क्या बताता है, रियल वैलिड फंक्शन का मतलब है ये जो नॉर्म होगा ये एक आपको एंड में मतलब फंक्शन का मतलब आपको बता देती हूँ. फंक्शन क्या होता है, जो डोमेन से एलिमेंट उठा के को डोमेन में फेंकता है. मतलब फंक्शन में आप डोमेन डालोगे, इज इन रिटर्न वो आपको एक रियल वैलिड फंक्शन, एक रियल वैलिड नंबर देगा. तो ऐसे फंक्शन जो हमें रियल आंसर दे रहा हो हम उसे बोलते हैं रियल वैलिड फंक्शन, जो कॉम्प्लेक्स आंसर दे रहा हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन. तो अब आगे चलते हैं. तो नॉर्म के बारे में बता दिया कि वो एक रियल वैलिड फंक्शन है. और फिर मजे की बात, इसमें खुद बता रहा है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कोई एक वेक्टर होगा, इसमें इनपुट आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे एक मशीन है, जूसर मशीन है, हम उसके अंदर गाजर डालते हैं, गाजर का जूस निकलता है, और सेब डालते हैं, सेब का जूस निकलता है, बनाने डालते हैं, बनाने का जूस निकलता है. तो ये इसी तरह क्या हो रहा है, नॉर्म क्या हो रहा है, हम इसमें वेक्टर डालते हैं और हमें ये कोई एक रियल नंबर देता है. दैट प्रोवाइड्स, वो रियल नंबर क्या बता रहा होता है, वो बता रहा होता है साइज, लेंथ ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जो कि हमें एक साइज पूरा उस जो वेक्टर हमने इसके अंदर डाला था उस वेक्टर की लेंथ, उसकी साइज, उसका मैग्नीट्यूड वो हमें बताएगा. लेट आर डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स. आर हमारे पास क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. आर एन डिनोट्स अ स्पेस ऑफ एन डिमेंशनल रियल वैल्यूड कॉलम वेक्टर्स. कॉलम वेक्टर्स हैं हमारे पास और वो अंदर कॉलम वेक्टर के अंदर सारे रियल नंबर्स खड़े हैं. और तो हमारे पास ये क्या हो गया, अच्छा तो ये हमारे पास आर डिनोट रियल नंबर्स, आर एन डिनोट कॉलम वेक्टर होगा. कॉलम वेक्टर्स के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, उसके अंदर सारे रियल नंबर्स पड़े होंगे. अब वो कहता है द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर आर एन. अब वेक्टर उसने जहाँ हमारे सामने सीक्रेट रखा हुआ था उस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आर एन के एलिमेंट्स होंगे. और मज़े की बात ये भी बता दिया कि वो कॉलम वेक्टर्स होंगे. आप में से वेक्टर्स दो तरह से होते हैं, एक होता है कॉलम वेक्टर, दूसरा होता है रॉ वेक्टर. तो यहाँ रॉ वेक्टर यूज़ नहीं हो रहा. ये मोटी मोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है. और मेरी फर्स्ट असाइनमेंट्स भी क्या होगी वो भी आप लोग सुन लें. पहली असाइनमेंट ये होगी कि इस लेक्चर में से आप लोगों ने एमसीक्यूज़ बनाने हैं, एमसीक्यूज़ बनाने, और मैं उनकी बदले आपको नंबर्स दूंगी. बार बार बता रही हूँ, मैं खैर से बाहर भी लिख दूंगी आप लोगों का. जब ये लेक्चर आप लोगों तक पहुँचेगा तो मैं बाहर भी आप मेंशन कर दूंगी कि इसकी आपने ये असाइनमेंट बनानी है और क्या असाइनमेंट है. अब वो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ बनाने हैं और एमसीक्यूज़ में आपको बता दूंगी कि कितने आपने एमसीक्यूज़ बना के मुझे सेंड करने हैं. तो इसमें से आपने एमसीक्यूज़ बनाने हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों ने मुझे बताने हैं. कॉलम वेक्टर, रॉ वेक्टर, फलाना वेक्टर, कौन से वेक्टर कहाँ से लेकर आ रहे हैं, आर एन से लेकर आ रहे हैं. फंक्शन अब उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया, फंक्शन नॉर्म फ्रॉम आर एन टू आर. वही बात कि हम इसे एक वेक्टर देंगे और वो कॉलम वेक्टर होगा और ये हमें इन रिटर्न एक रियल नंबर देगा विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए. और ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये बता रहा है कि पहली बात, जब आप इसमें कोई कॉलम वेक्टर डालोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. इस ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब है 0 से बड़े सारे
पॉजिटिव होते हैं, और जीरो या जीरो हो या आंसर जीरो से बड़ा हो, तो इसका मतलब है आंसर आपको पॉजिटिव होना चाहिए। हर कॉलम वेक्टर के बदले आपको एक पॉजिटिव आंसर नंबर मिले। दूसरा, अगर एक कॉलम वेक्टर डाला नॉर्म के अंदर और आंसर आ गया जीरो, इसका मतलब क्या है, आपने अंदर बेटा नल वेक्टर डाला था। तो बेईमानी हमसे नहीं करनी, हम लोग बड़े सियाने हैं। अच्छा चलो आगे चलो। आगे क्या है, अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर क्या होगा, स्केलर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, इन दोनों को प्रोडक्ट करें, इसका आंसर दोनों का सेम होगा। मतलब एक कॉलम वेक्टर है, अगर हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो और उसका फिर हम नॉर्म लेंगे तो उसका आंसर बराबर होगा, अगर आप सेपरेट एक्स का नॉर्म ले लेते, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, दोनों का जवाब सेम होता। तो इसी तरह आप दो वेक्टर्स का एडिशन आया और वो लेस इक्वल होगा नॉर्म ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस नॉर्म ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब मैं आपको नॉर्म्स की टाइप्स बताऊंगी, वेक्टर नॉर्म की टाइप्स बताऊंगी, गौर से देखना, और इनकी अच्छी अच्छी एमसीक्यूज बना के आप लोगों ने मुझे सेंड करने हैं। तो एल इन्फिनिटी नॉर्म, ये सबसे पहली नॉर्म है। आपको उसने बता दिया कि ये कॉलम वेक्टर है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये रो वेक्टर है, लेकिन इसके ऊपर गौर से देखें ट्रांसपोज लगा हुआ है। ट्रांसपोज क्या करता है, रो वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉलम में। ये इसने क्यों यूज किया, ये इसने अपनी आसानी के लिए यूज किया है, ताकि आसानी के लिए उसने ये इसलिए यूज किया ताकि वो थोड़ा सा लंबा ना हो और कॉलम वेक्टर लिखने में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगती है। इस आर एन के एलिमेंट है, इज डिफाइंड बाय, अब ये इस चीज को गौर से देखना, इसकी डेफिनेशन देखो। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आपके पास जितने भी n एलिमेंट्स थे उन सारों की क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और उनमें सबसे बड़ा जो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारे पास एल इन्फिनिटी का आंसर होगा। जैसे कि ये हमारे पास उसने कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखा दिया और इसके नीचे डेफिनेशन, यही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है। एल इन्फिनिटी नॉर्म इज नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मैक्सिमम नॉर्म, या इसे मैक्स नॉर्म भी बोलते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड नॉर्म भी बोलते हैं। द एल इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज द लार्जेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर। कोई एक वेक्टर था, उसके जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू लो, और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद उनमें सबसे बड़े वाला पकड़ लो, तो वही हमारे पास एल इन्फिनिटी नॉर्म की डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी बाकी टाइप्स के बारे में। चलो, ये हमारे पास है अगली इसकी टाइप L1 नॉर्म। L1 नॉर्म क्या कर रहा है इसकी जरा गौर से देख ले, वही एक वेक्टर, और ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगी, अब मैं सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाके आगे जाती जाऊंगी। अब ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, नॉर्म के नीचे 1 आ जाएगा, और हो क्या रहा है, पीछे क्या होता था, सारों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उनमें मैक्सिमम पकड़ते थे। अब इधर क्या हो रहा है, सारों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके सारों को ऐड कर देंगे। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसने ये लिख के दिखा दिया, इसका दूसरा नाम भी यहाँ पे बता दिया है 1 नॉर्म, और फिर ये बाकी सारी इसको इंग्लिश में बता रहा है द सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर। तो आपने बस फार्मूला देखना है, काम देखना है। आगे चलो, L2 नॉर्म का वो क्या कहता है, कहता है हर एलिमेंट का स्क्वायर लो, उन सारों को ऐड करो और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, ये 1/2, या इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसने लिख के दिखा दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, L2 नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, जिसे 2 नॉर्म बोलते हैं, या इसे यूक्लिडियन नॉर्म भी बोलते हैं। इसी तरह अब एक और नॉर्म की टाइप्स आ रही है जिसे बोलते हैं P नॉर्म। P नॉर्म क्या करता है, सारों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इनकी पावर p ले ली, सारों को ऐड कर दिया, और यहाँ पर ये इधर p आएगा, ये देखो p लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2 की जगह p आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा LP नॉर्म। और फिर अब इसे नोट करने की बात बता रहा है, कहता है अगर p मेरा 1 हो, p मेरा 2 हो, तो p नॉर्म रिप्रेजेंट करेगा L1 नॉर्म को, L2 नॉर्म को। और ये तो हो गई सारी इसकी, हमारे पास क्या आ गई, ये सारी इसकी डेफिनेशन आ गई। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये आई एग्जांपल, फाइंड L इन्फिनिटी L1 L2 नॉर्म्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर आपके पास गिवन है और आपने ये सारे नॉर्म्स निकालने हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों को, हर किसी की डेफिनेशन, L इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या थी, इसका एब्सोल्यूट, सारों का एब्सोल्यूट वैल्यू लो और उनमें से मैक्सिमम पकड़ लो। आपको पता है 1 की एब्सोल्यूट, 2 की एब्सोल्यूट और इसकी एब्सोल्यूट 3 हो जाएगी, तो इनमें मैक्सिमम क्या है 3, तो इसका आंसर हो गया 3। अब इन सारों की एब्सोल्यूट को ऐड कर दोगे, L1 नॉर्म बन जाएगा, इनका स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लोगे, L2 नॉर्म हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है ना। अगली एग्जांपल देखो, इसी तरह अब हमारे पास एक वेक्टर है और अब वो पहले 3 एलिमेंट्स थे, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आ गए हैं, तो वही काम हो रहा है, कोई नया काम यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये भी आप लोगों ने करना है। अब मैं चलती हूँ अगली एग्जांपल की तरफ। चलो, ये अब अगले नोट करने वाली बात बता रहा है, कहता है
हाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आपने सिंगल वेक्टर का तो आपने देख लिया, एल इंफिनिटी नॉर्म, L1 नॉर्म, LN नॉर्म और जितनी भी नॉर्म्स की वो फरमाइशी करेगा आप निकाल सकते हो। अगर अब वो कहता है अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे दूं तो क्या करोगे, तो परेशानी वाली बात नहीं है, इतना आसान काम है, आप दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे, एक वेक्टर बन जाएगा। और जब सिंगल वेक्टर आपके पास आ जाता है तो फिर आप लोग तो माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हो, उनका इंफिनिटी नॉर्म, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म और जितनी भी वो फरमाइशी करता है वो सारी नॉर्म्स आप निकाल के दे सकते हो। तो यही बात उसने सारी इंग्लिश में लिखी हुई है। कहता है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर गिव्स अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आर्बिट्रेरी वेक्टर एंड जीरो। वो कहता है जब हम सिंपल नॉर्म निकाल रहे होते हैं ना, वो एक जीरो वेक्टर और एक आर्बिट्रेरी वेक्टर का डिफरेंस होता है, उनका डिस्टेंस होता है। अब आपको पता है दो एलिमेंट्स का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो कैसे निकालते हैं, बड़े वाले एलिमेंट्स में से छोटे वाला माइनस कर दो या किसी भी दोनों को माइनस करके उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो तो नॉर्म हमारे पास निकल आता है। आसान है ना काम, मुश्किल तो नहीं है ना। वो कहते हैं सिंपल नॉर्म ये कर रहा होता है, उस आर्बिट्रेरी वेक्टर का और जीरो वेक्टर का नॉर्म ले रहा होता है। तो जस्ट एज स्विमिल उसी तरह से सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर इज डिफाइंड द डिफरेंस ऑफ वेक्टर। आप उन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस लेना ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का, जस्ट एज डिस्टेंस बिटवीन द टू रियल नंबर्स। और ये ऐसे ही होगा जैसे आप दो रियल नंबर का डिस्टेंस निकालते हैं और फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो और फिर जो नॉर्म निकालना है वो नॉर्म निकालो। देखो अभी तक दो वेक्टर्स आ गए हैं और अब उनका L इंफिनिटी नॉर्म क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट और वही डेफिनेशन, और L1 नॉर्म क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उन सारों को ऐड कर दो। इसी तरह नॉर्म 2 हमारे पास क्या होगा, तो वो भी आपके सामने फार्मूला आ गया है। अब मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये आ गई एग्जाम्पल, लीनियर सिस्टम हैज एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट सोल्यूशन उसने दे दिया, एक सिस्टम का एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है और इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आपके पास ये है। एक सोल्यूशन ये, दूसरा सोल्यूशन ये। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इसकी बातों में नहीं आना, आपने अपनी अकल यूज करनी है। एक वेक्टर, दो वेक्टर हैं, तो अभी तक पहले वाले तो फार्मूले नहीं लग सकते, अभी तक डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स वाले फार्मूले लगेंगे। और फिर वो कहता है L1 नॉर्म, L2, L3 डिस्टेंस निकालो बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के। क्या मुश्किल है, आपने इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और इनमें से मैक्सिमम हम पकड़ लेंगे। इसी तरह 1 वाला निकालना, एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू इनको ऐड कर देना। इसी तरह 2 वाला आपके सामने है। मुश्किल है कोई, इससे ज्यादा आसान तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। अब आते हैं अपने मैट्रिक्स नॉर्म की तरफ। मैट्रिक्स नॉर्म एंड कंडीशनिंग। मैट्रिक्स नॉर्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग वेक्टर नॉर्म पढ़ रहे थे, सिर्फ फार्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे, डेफिनेशन सेम है और फिर डेफिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज एक दो ज़्यादा आ जाएंगी। अब देखो डेफिनेशन, मैट्रिक्स नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब आप जरा पिछली गौर से देखो, पीछे एक फंक्शन होता था, आप एक कॉलम वेक्टर डालते थे, इन रिटर्न वो आपको एक रियल नंबर देता था। अब इधर देखते हैं मैट्रिक्स। अब सोच तो यही कहती है कि एक फंक्शन होगा, आप उसके अंदर एक मैट्रिक्स डालोगे, इन रिटर्न वो आपको कोई रियल नंबर देना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब आपको पता है, दैट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ साइज, लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हमें साइज निकालना हो, लेंथ निकालना हो या मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये हमें निकाल के दे देगा। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर निकाल के दे देगा। लेट R डिनोट द रियल नंबर, M डिनोट द n by n रियल वैल्यूड मैट्रिसेस, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं विद ऑर्डर n, रियल वैल्यूड मैट्रिक्स हैं। और फिर हमें क्या कहा जा रहा है, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर और नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स mn इज अ फंक्शन जो कि mn से एलिमेंट उठा के R में हमें देगा। और इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि हमेशा रियल नंबर पॉजिटिव होगा, अगर जीरो है इसका मतलब है आपने नल मैट्रिक्स हमारे अंदर डाली है। और ये प्रॉपर्टी भी आपने देख ली थी, ये भी आपने प्रॉपर्टी देख ली थी, ये एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई है। यही सेम प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती थी वेक्टर में, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करेगी मैट्रिसेस में। तो अब ये इसकी नीचे डेफिनेशन है। मैट्रिक्स नॉर्म की डेफिनेशन L इंफिनिटी नॉर्म उधर भी थी, यहाँ पे भी है। तो इस डेफिनेशन को जरा गौर से देख लो। आपको लग रहा होगा ये तो वही है, पुरानी है। नहीं बेटा, पुरानी नहीं है, इसे जरा गौर से देखो। आपके पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं, अंदर एक एलिमेंट्स है, ये एक मैट्रिक्स है, पता नहीं कौन से एलिमेंट होंगे। और इसमें J, अब आप लोगों को पता है I शो करता है रो को, J शो करता है कॉलम को। तो ये कॉलम का आप सम करेंगे और उनमें से फिर मैट्रिक्स, ये जरा देखते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। जरा आप नीचे डेफिनेशन देख लो। L infinity norm of a matrix is called row sum norm। अब ये रो सम नॉर्म क्या होती है इसको आगे देखते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सम्स ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच रो। जितनी भी रोज होंगी, अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको जरा समझ आएगा। आप अभी मुझसे ऐसे ही सुन लें कि ना, अभी उसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। रोज
ऑफ ईच एलिमेंट, हर रो, आपको पता है रो 1, रो 2, रो सपोज 3x3 की मैट्रिक्स है, पहली रो भी होगी, दूसरी रो भी होगी, तीसरी रो भी होगी, ठीक है, रोज तो समझ आती है ना। ऑफ ईच एलिमेंट, अब पहली रो है, सपोज पहली रो है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेके सारों को सम करूंगी। सम, ये सारों की एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए और आंसर सम किया, पहली रो बंद होकर उसका पहली रो का आंसर बाहर आ गया। इसी तरह दूसरी रो के साथ भी यही काम किया। फिर क्या काम किया है, सारे एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ली, सारों को सम किया, आंसर बाहर उसी के सामने रख दिया। इसी तरह तीसरी रो पकड़ूंगी, सारों की एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी, सारों को सम करूंगी, आंसर बाहर रख दूंगी। अब इन तीनों रो में जो सबसे बड़ा आंसर होगा वही एल इन्फिनिटी का आंसर होगा। मुश्किल है, इतना आसान है। इसको एग्जांपल के जरूर आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। अब L1 को देखते हैं, ये फार्मूला हाँ ठीक है समझ आता है। अब ये नीचे देखो L1 नॉर्म, इसे L1 नॉर्म भी बोलते हैं। कॉलम सम, ओए कॉलम सम ऊपर क्या था, रॉ सम, अब नीचे क्या है, कॉलम सम। इसको मैं बताती हूँ कि कॉलम्स, अब आप लोगों को पता है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सपोज 3 कॉलम्स हैं। ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों की एब्सोल्यूट वैल्यू लो, उन सारों को सम करो और आंसर नीचे कॉलम 1 के नीचे लिख दो। इसी तरह कॉलम 2 के साथ भी यही सलूक, कॉलम 3 के साथ भी यही सलूक, और इनमें देखो फिर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वही इसका आंसर होगा। इसी तरह आप आगे देखते हैं L2 नॉर्म हमारे पास क्या आ रहा है। L2 नॉर्म, ओए 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 ओए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वैल्यूज। अब आप लोगों को आइगन वैल्यूज निकालने आते हैं, अलजेब्रा 2 में आप लोगों ने निकालने सीखे होंगे, होपफुली आप लोगों को आते हो। जब आइगन वैल्यूज एक मैट्रिक्स से निकल आता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज निकल आते हैं, उनमें से सबसे बड़ी, उन सारों का मैग्नीट्यूड लो और उनमें जो सबसे बड़ा आइगन वैल्यू है वो आइगन वैल्यू रख दिया इधर, और उस आइगन वैल्यू का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास L2 नॉर्म निकल आएगा। L2 नॉर्म हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू किस मैट्रिक्स का निकालना है, इस A का नहीं निकालना। वो कहता है A ट्रांसपोज लो, उसको A से मल्टीप्लाई करो, उससे जो आंसर, उससे जो मैट्रिक्स बने उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, और उन आइगन वैल्यूज में जो सबसे बड़ी होगी उसको इस फार्मूले में पुट कर देना है, आपके पास L2 नॉर्म निकल आएगी। L2 नॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। L2 नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे 2 नॉर्म भी बोलते हैं, इसे स्पेक्ट्रल नॉर्म भी बोलते हैं, इसे हिल्बर्ट नॉर्म भी बोलते हैं। इट इज द मिनिमम नॉर्म, ये सबसे छोटा आंसर देगी, एंड हेंस इज द टाइटेस्ट मेजर ऑफ साइज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का साइज मेजर करने का सबसे टाइट मेथड यही है, तो क्योंकि ये डिपेंड करता है और आइगन वैल्यूज पे। इसी तरह फ्रोबेनियस नॉर्म, फ्रोबेनियस नॉर्म के बारे में ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ आएगा, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको देख लिए, आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, फिर आपने इसे आके दोबारा देखना है तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैट्रिक्स ऑफ मैक्सिमम नॉर्म L इन्फिनिटी, अच्छा वाओ, अ मैट्रिक्स A ऑफ अ मैक्सिमम रो सम नॉर्म दिस इज कंसिस्टेंट। एक मैट्रिक्स कंसिस्टेंट क्या होगी, with the maximum norm, अच्छा so ensure, अच्छा ये एक मैट्रिक्स नॉर्म इन्फिनिटी, ये जो A इन्फिनिटी मैट्रिक्स का नॉर्म जो है, नॉर्म इन्फिनिटी इज कंसिस्टेंट क्या होता है, वो निकल कब सकेगा जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो अब अगर हाउ अ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 मैट्रिक्स इज डिफाइंड, 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे लेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 वेक्टर्स का आप डिफरेंस ले रहे थे। ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, उनका डिफरेंस ले लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैट्रिसेस हमारे पास निकल आएगा। अब आया कंडीशन नंबर हमारे पास क्या कहता है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो ऊपर हमने डेफिनेशन नहीं शायद कंडीशन नंबर के बाद एग्जाम्पल इसकी आएंगी। कंडीशन नंबर ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका कंडीशन नंबर हमारे पास क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू जो भी नॉर्म वो हमें बोलेगा, और याद रखना किसी मैट्रिक्स का हम कंडीशन नंबर निकाल सकते हैं, वेक्टर का कंडीशन नंबर नहीं निकाल सकते। कंडीशन नंबर को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, और होगा क्या, एक मैट्रिक्स का नॉर्म लिया, उसके इनवर्स का भी नॉर्म लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कंडीशन नंबर आएगा। और कंडीशन नंबर के बारे में बता रहे हैं कि इसका आंसर या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। और ये इसके बारे में ये छोटी मोटी बातें हैं, वो आप लोग जरा पढ़ लीजिएगा। कंडीशन नंबर ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज अ कंडीशन नंबर। अच्छा, अगर आपके पास लीनियर सिस्टम दे देता है, वो कहता है उसका कंडीशन नंबर निकालो, इसका मतलब क्या है, उसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसका आपने कंडीशन नंबर निकालना है।
ये आई एग्जाम्पल जो हम ढूंढ रहे थे। ए मैट्रिक्स भी दे दिया, उसका इन्वर्स भी दे दिया है, और आपसे कहा जा रहा है कि एल इन्फिनिटी, L1 नॉर्म, फ्रोबेनियस नॉर्म, इसी तरह L2 नॉर्म भी आप लोगों ने निकालना है। जैसे अब देखो ये मैट्रिक्स है, ए का आपको एल इन्फिनिटी नॉर्म निकाल के बता रहा है। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ए के क्या कहता है, वो क्या कह रहा था, हर रो इन्फिनिटी का मतलब रो को से हम रो सम, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो, एब्सोल्यूट आंसर आया और इन्हें ऐड किया 7, इधर यही एब्सोल्यूट वैल्यू लेके सम करो तो आंसर आया 3, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 7, तो इसका आंसर आ गया 7। इसी तरह अब L1 नॉर्म निकालेंगे ए का, तो आपने कॉलम्स का सम करना है एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर, ये 3 1, इन दोनों का सम हो गया 4 और ये हो गया 6, तो इसका आंसर होगा 6। इसी तरह फ्रोबेनियस नॉर्म का ये देख लो, कहता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो का सम भी करो, उनका स्क्वायर भी करो, उन्हें ऐड करो। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट रो थी, तो ये इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया और इनको सम किया, और फिर आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है, बस स्क्वायर किया और सम किया, ये आंसर आया। इसी तरह दूसरी रो उसका स्क्वायर भी किया और सम भी किया, ये आंसर आया। इनके बाद अब क्या करते हैं, ये इन दोनों को जमा किया और उनकी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आया। ये निकलता है फ्रोबेनियस। अब आपने ऊपर जाना है और फ्रोबेनियस की जरा ऊपर डेफिनेशन देखनी है, मैथमेटिकल फॉर्म देखनी है। अब तो आगे आसान है, अब एल इन्फिनिटी ए इनवर्स का वो इन्फिनिटी नॉर्म, A1 नॉर्म और कौन सा नॉर्म निकाल रहा है, और फ्रोबेनियस नॉर्म निकाल रहा है। और अच्छा वाह, प्रॉब्लम 15 है, इसमें कहता है प्रॉब्लम, ऊपर वाला प्रॉब्लम यूज करो, कंडीशन नंबर निकालो। कंडीशन नंबर भी आसान है ना, कंडीशन नंबर का फार्मूला क्या था, कहता है एल इन्फिनिटी और ये ए और ए इनवर्स दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, इन्फिनिटी का अगर निकल आया क्या निकल आया कंडीशन नंबर। इसी तरह L1 का नॉर्म 1 का आप निकालेंगे और फ्रोबेनियस नॉर्म का कंडीशन नंबर निकालेंगे। अब आपके पास थोड़ी सी मैट्रिक्स बड़ी हो गई है, तो काम आपने वही करना है, इन्फिनिटी नॉर्म भी निकालना है, 1 नॉर्म भी निकालना है, 2 नॉर्म भी निकालना है, M का भी M इनवर्स का भी निकालना है। अब ये सारा काम आप लोगों ने करना है सारा, और अब इनका कंडीशन नंबर भी निकालना है इस एक्सरसाइज में, कंडीशन नंबर। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई वेल कंडीशंस और इल कंडीशन प्रॉब्लम क्या होते हैं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है और फिर ये लेक्चर में एंड करती हूँ। अब क्या कहता है, इल कंडीशन कहता है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम और इल कंडीशन प्रॉब्लम या इल पोस्ट प्रॉब्लम इफ स्मॉल चेंज इन द डेटा में आप जरा सा चेंज करें, द कॉज अ लार्ज चेंज इन द सोल्यूशन, आपने थोड़ा सा चेंज किया, इशारिया से एक 1.2 था तो 1. आपने 3 कर दिया, ये 4 कर दिया, आपके आंसर में बहुत बड़ा चेंज आ गया, तो ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं इल कंडीशन प्रॉब्लम। अच्छा भी नहीं है, तो चल मेरे काम का नहीं है। आगे ऑन द अदर हैंड अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड वेल कंडीशन और वेल पोस्ट प्रॉब्लम इफ स्मॉल चेंज इन द डेटा कॉज द वेरी ओनली स्मॉल चेंज इन द सोल्यूशन। स्मॉल चेंज करने से आपका स्मॉल चेंज ही आया, तो ऐसे हम प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन बोलते हैं। द मेन इशू ऑफ सॉल्विंग इल कंडीशन प्रॉब्लम इज दैट राउंड ऑफ एरर, और वो कहता है मेन इशू इल कंडीशन प्रॉब्लम के क्या होते हैं, राउंड ऑफ एरर्स की वजह से इल कंडीशन प्रॉब्लम्स बनते हैं। कैन कॉज प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ वर्थलेस सोल्यूशन, और फिर इससे जो सोल्यूशन निकलते हैं उनकी कोई अहमियत ही नहीं होती, विच अपेयर टू द ओरिजिनल वन बिकॉज दे अप्रोक्सीमेटली सेटिस्फाई द गिवन प्रॉब्लम, देयरफॉर मिनिमाइजिंग द राउंड ऑफ एरर बिकॉज ऑफ मोर रेलिवेंट फॉर इल कंडीशन प्रॉब्लम। और तो ये तो हो गया, और फिर इसके बारे में और भी बहुत नीचे रिमार्क आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। और फिर ये भी थोड़े से इल कंडीशंस के बारे में बता रहा है कि हम इल कंडीशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी रिमार्क्स हैं, ये कंडीशन नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। और ये प्रॉब्लम आपके सामने आया है, ये कहता है शो डैट द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम इज इल कंडीशन। ये सिस्टम आपके सामने आ गया है और वह कहता है शो डैट कि दिस इज इल कंडीशन सिस्टम। वो कहता है इट इज़ इजीली वेरीफाइड दैट गिवन सिस्टम, इसका सोल्यूशन, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आया है। और अच्छा नहीं, इसकी तरफ नहीं जाना, बस आप बस इसी को ही देखें, यहाँ तक थ्योरी शीट देखें और जितना भी हमारा काम है, और असाइनमेंट में आपको मेंशन कर दूंगी। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।